तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सेट चैप्टर आपका चल रहा था 11th क्लास में, जिसमें हम लोग पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे। पावर सेट इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं, और जो यूनिवर्सल सेट है आपका वो है सार्वत्रिक समुच्चय। अब आइए समझते हैं कि पावर सेट क्या होता है। तो लिखा हुआ जैसे आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय उस दिए गए समुच्चय जो पहले हमें दिया गया होगा, उस दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता। अब आप उदाहरण से आपको एक पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि आपको एक सेट दे दिया गया A, इसके एलिमेंट है 1 और 2। अब अगर हमसे कहा जाए कि इसके सभी उप समुच्चय लिखिए, तो पहले आपको बताया जा चुका आपको कैसे उप समुच्चय लिखते हैं सभी। जैसे कि पहला सेट हमारा हो गया, पहला सबसेट हो गया आपका 5, फिर रिक्त समुच्चय हम 5 से नोट करते हैं, और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता। उसके बाद आपका ये एक समुच्चय आ गया, जिसमें हमने केवल इसमें से एक एलिमेंट लिया 1, फिर एक दूसरा सबसेट बनाया जिसमें केवल एक एलिमेंट ले लिया वो है 2, और एक बार लास्ट में इसी स्वयं को उठाकर रख दिया, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है, इसलिए इस स्वयं को भी हमने यहाँ पर उठाकर रख दिया। इस प्रकार से देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 उप समुच्चय बनते हैं। 4 क्यों बन रहे हैं, इसकी संख्या अगर हमें डायरेक्ट निकालने तो आपको पीछे बताया जा चुका है। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर 2 अवयव हैं, 2 घाते 2 अर्थात 4 उप समुच्चय बने, तो 4 उप समुच्चय बने। अब इन 4 उप समुच्चयों को अगर हम एक समुच्चय के अंदर लिख दें, इन चारों उप समुच्चयों को हम एक समुच्चय के अंदर लिख दें, तो जो बनने वाला समुच्चय होगा यही कहलाएगा पावर सेट ऑफ A, यानी समुच्चय A का घात समुच्चय। ये आपका क्या लिखा हुआ, पावर सेट ऑफ A अर्थात A का घात समुच्चय। ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज और भी गौर कर सकते हैं कि अगर हम 5 को कहें तो 5 एक सबसेट है जिसका पावर सेट ऑफ A का, ठीक है, और 5 एक एलिमेंट भी होगा। जो एलिमेंट के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, एक अवयव के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, और अगर हम इसका हमसे कोई कहे इसका आप उप समुच्चय बनाइए, तो इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2 गुना 4, क्योंकि इसमें कितने अवयव, 1 2 3 और 4, 4 अवयव, 2 गुना 4 बराबर 16 बने। तो जब वो 16 हम लिखेंगे तो उसमें एक जो है 5 भी होगा, एक 5 भी होगा और एक ये स्वयं वाला भी होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ देखे अभी ये इसके लिखे उप समुच्चय, इसमें एक 5 आ गया और एक स्वयं वाला हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि 5 जो होता है अर्थात रिक्त समुच्चय जो होता है, एम्प्टी सेट या नल सेट जिसको कहते हैं, वो पावर सेट में उपस्थित भी होता है और पावर सेट का एक उप समुच्चय भी होता है। ठीक है, केवल 5 में ही एक मात्र ऐसा गुण है, बाकी किसी में नहीं है। 5 में एकमात्र विशेष गुण है कि अवयव के रूप में भी विद्यमान है, आप देख सकते हैं अवयव भी है। और अगर इसके हमसे कोई उप समुच्चय लिखिए आप, तो उसमें भी 5 आ जाएगा। अन्य जो सेट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, तो ध्यान दीजिएगा, और इसकी बात करते हैं, दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर हमसे ये पूछा जाता है तो आप बताएंगे ये वाला सही है, ये वाला गलत है, क्योंकि ये जो समुच्चय यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक अवयव है किसका, पावर सेट ऑफ A का। तो अवयव के लिए तो आपका चिन्ह ये बताया गया है, अब साइलेंट वाला बिलोंग्स टू, और ये चिन्ह क्या है, उप समुच्चय का। तो जब हम लोग इसके उप समुच्चय लिखेंगे 16, तो उन 16 में ये नहीं आएगा, हाँ ये जरूर आएगा।
एक अवयव के रूप में आएगा ना समुच्चय के अंदर, ये सही है, जबकि ये लिखना क्या है, गलत है। ये जो समुच्चय है आपका यहाँ पर, ये इसमें अवयव के रूप में उपस्थित है, ये बात सत्य है। और अगर हमें इसका उपसमुच्चय बनाना हो, 16 बनेंगे, तो उन 16 में एक उपसमुच्चय तो आपका फाई हो जाएगा और एक उपसमुच्चय उसमें से ये भी होगा। ठीक है, ये अगर कहीं लिखा हुआ तो ये तो सत्य है, ये लिखा है तो ये भी सत्य है, लेकिन अगर कहीं ये लिखा हुआ तो ये असत्य है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। समुच्चय बी है जो आपका, जिसका केवल एक ही एलिमेंट है, वो है 5। तो अगर एक अवयव होगा तो उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो 2 की पावर n वाले सूत्र से 2 की पावर 1 अर्थात 2। तो दो उपसमुच्चय बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे भाई, एक तो 5 और एक स्वयं। इसीलिए जब हमने पावर से आप b निकाला, देखिए यहाँ पर लिखने में यहाँ पर थोड़ा सा फर्क हमने कर लिया है। इस वाले क्वेश्चन में हमने पहले सभी उपसमुच्चय लिखे, और जब उपसमुच्चय लिख लिए तब पावर सेट बनाया, और इसमें क्या है, डायरेक्ट बना दिया। क्यों कि हमारा लक्ष्य जो है वो तो केवल पावर सेट लिखना है, हमारा लक्ष्य ये लिखना नहीं, उपसमुच्चय लिखना नहीं। हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम क्या लिखें, पावर सेट लिखें। यहाँ तो केवल आपको एक समझाने के उद्देश्य से हमने इसको डिटेल में लिख दिया है। आप चाहें यहाँ भी लिख सकते हैं कि समुच्चय बी के सभी उपसमुच्चय जिसमें एक फाई आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने केवल समझाने के लिए किया, बाकी लिखने में हमारा जो मेन टारगेट है वो केवल इतना है कि पावर सेट आप बी फाइंड करें। इसमें एक एलिमेंट है तो इसके उपसमुच्चय की संख्या 2 की घात 1 बराबर 2 बने। कौन कौन से, एक फाई हो जाएगा, एक इस सेल्फ वाला स्वयं वाला हो जाएगा। इन दोनों को एक समुच्चय के अंदर बंद कर लीजिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, बीच में कॉमा लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, पावर सेट आपकी अर्थात बी का घात समुच्चय। अगला बात करते हैं समुच्चय जो है वो है 5। ये थोड़ा यहाँ से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है कि आखिरकार 5 मतलब रिक्त समुच्चय है, तो क्या उसका भी कोई घात समुच्चय बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। अगर आपसे ये पूछा जाता, जब आपको सबसेट बताया गया था तो वहां पर ये भी बताया गया था कि समुच्चय जो रिक्त समुच्चय होगा, अगर उसका उपसमुच्चय पूछा जाए तो उसका उपसमुच्चय कौन होगा, तो स्वयं 5 ही होगा। तो रिक्त समुच्चय का भी उपसमुच्चय बनेगा। और कितने उपसमुच्चय, केवल एक ही बनेगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला के अनुसार अगर हमारे पास a जो है वो 5 के बराबर है, अर्थात इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 0। रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी होगी, 0 है। तो 5 में कोई अवयव है ही नहीं, तो फार्मूला क्या कहता है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितना हो गया, 0, और 2 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात इसका केवल कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 1, अर्थात वही 5 स्वयं वाला। ये देख सकते हैं आपका आ गया पावर सेट ऑफ a, यही चीज आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक इस पावर सेट ऑफ a का फिर से पावर सेट निकालिए, किताबों में देखने के लिए मिलता है, क्वेश्चन इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया है कि अगर आपसे कहा जाए इस समुच्चय आप पावर सेट फिर से ज्ञात कीजिए, इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, मात्र 1। अब यहाँ पर 5 आपका एक अवयव के रूप में विद्यमान है, इस समुच्चय में 5 एक अवयव के रूप में विद्यमान है। तो अगर आप समझा कि इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो फिर 2 बनेंगे। क्यों, क्योंकि एक अवयव है तो 2 की घात 1 बराबर 2। कौन कौन से उपसमुच्चय बनेंगे, तो एक 5 रिक्त समुच्चय और एक ये वाला स्वयं। इसीलिए इस समुच्चय का पावर सेट, इसको क्या पढ़ेंगे, पावर सेट ऑफ ए, इसमें कितने आ जाएंगे, ठीक है, ये 2 अवयव आ जाएंगे। अब अगर आप फिर से कोई पूछ ले इसका पावर सेट निकालिए, ये वाला है, अब इसका पावर सेट निकालिए, देखिए क्या दिखाया गया आपको। तो अब ऊपर वाले का पावर सेट, अब इसमें कितने अवयव हैं, गिन लीजिए, 1 और 2। तो समुच्चय कितने बनेंगे, 2 की घात 2 बराबर 4। उसमें से 4 में से पहला तो एक 5 लिख दीजिए, चलिए हमने 5 लिख दिया। अब इस अवयव को, ये एक यहाँ क्या है, अवयव के रूप में आया है, और हमें क्या बनाना है, उपसमुच्चय बनाना है। तो फिर एक ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट वाला। फिर अब एक बार इसको रख लिया, ये तो 5 रिक्त समुच्चय हो गया। एक बार इसको अवयव के रूप में लिख दिया, तो एक बार इसको भी तो अवयव के रूप में यहाँ पास बनाएंगे, ये भी बन जाएगा। और फिर एक बार ये स्वयं वाला। तो इसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3 और 4। तो आप इनको ये मत गिनिएगा कि 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा नहीं गिना जाएगा। 1,
2 3 और ये 4, ये पूरा एक गिना जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसको इसमें कहा जाए कितने अवयव हैं, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4। ये नहीं गिनेंगे कि आप इसको गिने 1 2 3 4 5, ये गलत होगा। ये हमें ये पूरा इसको एक मानना है, ये एक समुच्चय हुआ ना, एक अवयव हुआ ना यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि ये कैसे लिखा गया है। अगला देखिए समुच्चय सी जो है उसमें 3 अवयव है 2 3 5 के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो घात इसमें हमसे ये नहीं कहा गया कि आप घात समुच्चय लिख के बताइए। घात समुच्चय लिखने के लिए कहा जाता तो हम लिख भी सकते थे, लेकिन हमसे केवल क्या पूछा गया, अवयवों की संख्या। घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे आप केवल उतना बताइए। तो वो सिंपल सी बात है। हमने क्या देखा अभी तक में 3 उदाहरणों में कि जितने उपसमुच्चय बनते थे वो सभी के सभी पावर सेट में आ जाते थे, ठीक है, ना तो एक कम ना तो एक ज्यादा। तो कहने का मतलब यहाँ से ये पता चल जाता है कि अगर किसी समुच्चय की पावर सेट में कितने अवयव हैं हमें ये ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करेंगे, और जितने उपसमुच्चय बनेंगे उतना ही उसमें पावर सेट में अवयव होंगे। जैसे कि पहले एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, इसमें 2 अवयव थे, इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 घात 2 बराबर 4। तो आप अगर गिने यहाँ पर कि पावर सेट में कितने अवयव हैं तो 4। इसमें एक ही अवयव था तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी बनेगी, 2 घात 1 बराबर 2। तो अगर पावर सेट में भी आप अवयवों की संख्या गिने तो कितनी आ रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें कितने अवयव हैं 3, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी बनेगी, 2 की घात 3। तो पावर सेट में भी अवयवों की संख्या होगी 2 की घात 3 अर्थात 8। इसको आप यहाँ पर हमने नोट में लिख भी दिया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। आपको इस तरीके से याद रख लेना है कि समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर n है। अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तब समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, ये पहले भी बताया जा चुका है। और उसी के आगे हमने और बता दिया आपको कि समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, वही जो यहाँ पर और उपसमुच्चयों की संख्या आएगी वही आपकी घात समुच्चय में अवयवों की संख्या हो जाएगी अर्थात 2 की पावर n, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो गया। अब इस तरीके से आपको ये घात समुच्चय का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो आपका है यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय, वो क्या कहलाता है। हालांकि इसकी डिफिनेशन बहुत प्रकार से दी जाती है सार्वत्रिक समुच्चय की, लेकिन हमने यहाँ बहुत कम शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी चर्चा में सम्मिलित सभी समुच्चय जिस समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं वह सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। चर्चा करने का मतलब यह है कि हम एक समय पर कितने समुच्चयों की ओर ध्यान दे रहे हैं। अब जितने समुच्चयों की ओर हम ध्यान देंगे उन सभी के लिए एक यूनिवर्सल सेट अगर हमसे कहा जाए आप तैयार कीजिए तो हम तैयार कर सकते हैं। फिर दूसरी चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर जितने भी समुच्चय होंगे हमारे चर्चा में सम्मिलित उनका अलग हो जाएगा। मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे हम अभी आपकी क्लास कक्षा 11 में है, तो कक्षा 11 में मान लीजिए हमने आज बच्चों से पूछा कि आप अपनी समस्याएं बताइए, ठीक है। आज की जो समस्याएं हैं, आपके जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, अब उन सभी क्वेश्चंस को हमने एक समुच्चय के अंतर्गत ले लिया। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि आप अगले क्लास में जब जाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए हम आपके बाद 12th क्लास में चले गए, अब हम 12th क्लास में चले जाएंगे तो आप क्या प्रॉब्लम्स का क्या वहाँ कोई उपयोग है, क्या नहीं है। वहां तो उस कक्षा में हम फिर से पूछेंगे भाई आपकी समस्याएं क्या है, और वहां पर जितनी भी उन लोगों की समस्या होंगी उनका फिर से एक समुच्चय हमने बना दिया। 9th में जाएंगे तो वहां पर भी एक अलग बना देंगे, 10th में जाएंगे तो भी वहां अलग बना देंगे। मतलब जितने भी कक्षा में हम अलग अलग जा रहे हैं तो अगर वहां के छात्र उस कक्षा के छात्र छात्राओं के की जो समस्याएं हैं उन पर आधारित अगर उनका हम एक समुच्चय बनाएं या उनके कई समुच्चय बना दें, मान लो गर्ल्स के अलग बना दें, बॉयज के अलग बना दें, अच्छे लड़कों का अलग बना दें, थोड़ा सा कमजोर छात्रों का अलग बना दें, तो अगर हम कई भी बना दे रहे हैं और बाद में सभी का क्या बना दें, यूनिवर्सल बना दें, तो एक ही यूनिवर्सल तो बनेगा। इस कक्षा का यूनिवर्सल सेट अलग होगा, उस कक्षा का यूनिवर्सल सेट अलग हो जाएगा, उस कक्षा का यूनिवर्सल सेट अलग हो जाएगा। मतलब अलग अलग जब चर्चा करेंगे तो अलग अलग यूनिवर्सल सेट भी बन जाएगा। मतलब आप इसको यहाँ समझिए
जैसे समुच्चय ए है जिसमें अवयव है ए बी सी, बी में है डी ई एफ जी और सी में है ए ई आई ओ। अब हम जो भी चर्चा करेंगे वो केवल इन्हीं तीन समुच्चयों पर कर रहे हैं चर्चा। तो अगर हमसे आपको ये पूछे कि आप ये बताइए कि अब इनके लिए कोई सार्वत्रिक समुच्चय आप बताइए कि सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा, तो इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रस्तावित कर रहे हैं कि आप प्रस्ताव कीजिए कि एक अपने तरफ से बताइए सार्वत्रिक समुच्चय क्या लिखा है। तो हमने बताया कि देखिए परिभाषा के अनुसार ए बी सी हमारी चर्चा में सम्मिलित है। अब ए बी सी जिस किसी समुच्चय के उप समुच्चय बन जाए, ए बी और सी, ए बी और सी ये समुच्चय जिस समुच्चय के उप समुच्चय बन जाएंगे उसी को हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। और ये हमारे द्वारा प्रस्तावित होगा। तो हमने क्या सोचा कि इसमें कितने अवयव आए, ए बी सी तीन अवयव आ जाएंगे। चलो इनको भी लिख दिया जाए, ए बी सी, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी भी लिख दिया। फिर इसमें ए ई आई ओ यू, तो ए और ई तो हम पहले से लिख चुके थे, आई ओ यू को हमने नहीं लिखा तो उनको भी जोड़ दिया। अब ये अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो नया समुच्चय आपने तैयार किया है इसको और इनकी बात करिए, ए बी सी की बात करिए, तो क्या ए के सभी अवयव यू में हैं? हाँ। बी के सभी अवयव यू में हैं? हाँ। सी के सभी अवयव यू में हैं? हाँ। तो उप समुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। तो भाई जब इसके सभी अवयव यू में हैं तो ए क्या हुआ, यू का एक उप समुच्चय हुआ। बी के सभी अवयव यू में हैं तो बी क्या हुआ, यू का एक उप समुच्चय हुआ। सी के सभी अवयव यू में हैं तो यू सी क्या हुआ, यू का एक उप समुच्चय हुआ। मतलब हमारी चर्चा में कितने समुच्चय सम्मिलित थे, तीन, ए बी और सी। ये सभी किस विशेष समुच्चय उप समुच्चय है वो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यू किसका काम कर रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय काम कर रहा था, यूनिवर्सल सेट का कार्य कर रहा। ठीक है। अब यहाँ पर वही बात आ जाती जो अभी हमने उदाहरण आपको दिया कक्षा में समस्याओं वाला। अगर हम बच्चों से समस्याएं पूछ रहे हैं तो हो सकता है कि किसी की समस्या पहले चैप्टर से हो तो किसी की समस्या दूसरे चैप्टर से। तीन बच्चे ऐसे हैं जिनको दूसरे चैप्टर में समस्या है, चार बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले चैप्टर में समस्या है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको तीसरे चैप्टर में समस्या है। तो अलग अलग समस्याएं बन गई। पहले हम अगर एक समुच्चय बनाना चाहें, समुच्चय ए चैप्टर नंबर 1 की समस्या है, समुच्चय बी चैप्टर नंबर 2 की समस्या है, समुच्चय सी चैप्टर नंबर 3 की समस्या है। और फिर हम कहें भाई इस पूरी कक्षा की सभी समस्याएं हो गई चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 3 तक, तो सभी समस्याओं को हम फिर एक साथ मिला दें। तो जो ए में समस्याएं थी, जो बी में समस्याएं थी और सी में समस्याएं थी, यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की समस्याएं, तो अगर उनको सबको हम एक साथ लिख दें तो एक नया समुच्चय बन गया। अब इसमें तो सभी प्रकार की समस्याएं हैं, अर्थात समुच्चय ए वाली सभी समस्याएं हैं, समुच्चय बी वाली भी सभी समस्याएं हैं और समुच्चय सी वाली भी सभी समस्याएं हैं। अर्थात ये जो समुच्चय बन रहा है तो सभी को मिला करके हमने बना दिया। ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट इस कक्षा का अलग होगा और जब हम दूसरी कक्षा में जाएंगे इसी प्रकार से फिर वहाँ बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, तो वहाँ भी बदल जाएगा क्योंकि उनकी कक्षाओं की समस्या भी तो अलग अलग होंगी। फिर तीसरी कक्षा में जाएंगे तो वहाँ फिर बदल जाएगा, चौथी कक्षा में जाएंगे तो वहाँ पर फिर बदल जाएगा। अगला देखिए, थोड़ा सा इसको समझना कठिन काम है, इसीलिए हम इतना जोर देकर के कई उदाहरण समझा रहे हैं। आसान लेकिन माइंड में इतनी आसानी से नहीं पहुँचता। ए में अब ये देखो इसका काम खत्म। अब हमारी दूसरी चर्चा शुरू, मतलब हम दूसरी कक्षा में पहुंच गए। अब यहाँ पर क्या है, समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8। तो आप ये मत कहिए कि एक एलिमेंट ए बी सी, ये क्वेश्चन दूसरा होगा, ये क्वेश्चन दूसरा। 2, 4, 6, 8 आगे 3 डॉट लगे हैं, मतलब अनंत तक चल रहा है। फिर है 2, 3, 5, 7, 11, 13 3 डॉट लगे मतलब अनंत तक चल रहा है। फिर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आगे चलता रहेगा अनंत। तो ये क्या है, समप्राकृत संख्या है। ये क्या है, अभाज्य प्राकृत संख्या है।
अभाज्य संख्या है, और ये क्या है, विषम प्राप्त संख्या। अगर इन सभी को हमने चर्चा में लिया है तो कोई ऐसा समुच्चय आपके पास तो जरूर होगा जिसमें ये तीनों आ जाएं। वो कौन सा है, ये वाला। 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, मतलब कहां तक, अनंत तक। और ये किसके बराबर है, कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर हमारे द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया इन तीन समुच्चयों के लिए वो ये आएगा, क्योंकि इसमें की सभी अवयव इसमें आ जाएंगे, हैं भाई। समुच्चय ए के सभी अवयव यू में हैं, बिल्कुल हैं। समुच्चय बी के सभी अवयव यू में हैं, बिल्कुल हैं। समुच्चय सी के सभी अवयव यू में हैं। इसका मतलब यू क्या काम कर रहा है, यूनिवर्सल सेट के गुण है कि नहीं, इसलिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। और सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग मतलब ज्यादातर कैपिटल यू से ही प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन विशेष में कोई दूसरा सिंबल दिया गया है तो आपका ठीक है, बाकी आपका नहीं दिया गया है तो कैपिटल यू ही सार्वत्रिक समुच्चय डिनोट करे। अब आप देख सकते हैं प्रस्तावित शब्द का क्या अर्थ है। अगर हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए तो प्रस्तावित शब्द का अर्थ क्या है। देखिए प्रस्तावित शब्द का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन सभी बच्चों को दे दिया, अब कक्षा में 20 बच्चे उपस्थित हैं और सभी से कहा कि आप अपना प्रस्तावित सार्वत्रिक समुच्चय लिखिए, ठीक है। अब हमने एक बच्चे ने लिख दिया ये वाला उत्तर, दूसरे बच्चे ने लिखा ये तो इतने तो लिख ही दिए, और साथ में एक दो अक्षर और बढ़ा दिए, किसी ने एक्स वाई जेड भी आके लिख दिया। एक बच्चे ने क्या किया, इतने तो अक्षर लिखे ही, उसके आगे एम एन पी क्यू भी लिख दिया। किसी ने इतने अक्षर के साथ साथ कुछ और अक्षर जोड़ दिए। और कोई बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है जिसने पूरा ए से लेकर के जेड तक लिख दिया, तो उत्तर तो सभी के सही माने जाएंगे ना, तर्क के अनुसार। तर्क के अनुसार सबके उत्तर सही है। भाई किसी बच्चे ने अगर ए से लेकर के जेड तक लिखा हुआ है तो क्या हम उसका उत्तर गलत बताएंगे, नहीं गलत बताएंगे, क्योंकि उसको प्रस्तावित करना है सार्वत्रिक समुच्चय। और कंडीशन क्या है, कंडीशन तो मात्र इतने से है ना। अब अगर हम एक समुच्चय लिखें जिसमें ए से लेकर के जेड तक सभी अवयव हैं, तो क्या ये नहीं उसमें होंगे, हो जाएंगे। क्या ये अवयव उसमें नहीं होंगे, होंगे। क्या ये अवयव नहीं होंगे उसमें, होंगे, अवश्य होंगे। तो चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे वो सी हो, उस दिए उस समुच्चय का तो सभी समुच्चय ही बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रस्तावित का अर्थ ये हो गया कि हम अपने द्वारा ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि ये सार्वत्रिक समुच्चय है, जबकि जरूरी नहीं है कि सब लोग यही प्रस्ताव दें। हो सकता है अलग अलग लोग अलग अलग प्रस्ताव दें, पर लेकिन उत्तर किसका सही माना जाएगा, उत्तर उस व्यक्ति का सही माना जाएगा, उन लोगों के उत्तर सही माने जाएंगे जिसमें कम से कम ये अवयव जरूर सम्मिलित। अब जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे ने क्या किया कि एक उत्तर दिया प्रस्तावित समुच्चय में जिसमें ए को हटा करके बाकी बी सी डी जी मतलब पूरा जेड तक दे दिया, लेकिन ए नहीं है, तो उसका हम उत्तर सही मानेंगे, गलत तो गलत ही मानेंगे, तो उसमें ए तो है ही नहीं ना। उसने एक्स्ट्रा अवयव तो बहुत से जोड़ दिए हैं, लेकिन जो मेन अवयव ए था, जो यहाँ होना चाहिए, अवश्य रूप से होना चाहिए, कंपलसरी होना, वो नहीं दिया, तो उसका भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ है कि सार्वत्रिक समुच्चय अद्वितीय अर्थात यूनिक नहीं होता है। यूनिक मतलब ऐसी चीजें जो केवल एक ही हो संसार में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जो एक ही हो, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिक कहते हैं। और जबकि एक से अधिक हो जाए तो फिर वो यूनिक कहाँ पर है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ पर भी हम कह रहे हैं ये सार्वत्रिक समुच्चय है, इस क्वेश्चन में हम ये कह रहे हैं ये सार्वत्रिक समुच्चय, तो यूनिक हुआ क्या। अगर हम तीसरा क्वेश्चन देख देंगे, तीसरा उदाहरण लिखेंगे तो अलग से बन जाएगा, एक अलग यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन दर क्वेश्चन भी आपका सार्वत्रिक समुच्चय बदल जाता है, अर्थात जो है ये अद्वितीय नहीं होता है। जबकि फाई जो होता है अर्थात रिक्त समुच्चय होता है, उसका अर्थ आप किसी भी क्वेश्चन में ले लीजिए, क्या बदल जाता है क्या। हमने एक क्वेश्चन में कहा नहीं फाई में एक भी अवयव नहीं, दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं कि नहीं फाई में एक अवयव है, फिर तीसरे क्वेश्चन में कहते हैं नहीं फाई में दो अवयव है, तो क्या सही होगा, नहीं। फाई का मतलब फाई से ही है, मतलब उसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो आप याद रखेंगे तो रिक्त समुच्चय जो होता है वो एक यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब सॉरी यूनिक सेट होता है, अद्वितीय सेट होता है, समुच्चय होता है। जबकि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो यूनिक अर्थात अद्वितीय नहीं।
और एक बात नीचे लिखी हुई है कि दिए गए समुच्चयों के लिए, जैसे हमारे पास ये समुच्चय दे दिए इस क्वेश्चन में, तो दिए गए समुच्चयों के लिए प्रस्तावित सार्वत्रिक समुच्चयों की संख्या अपरिमित रूप से अनंत होती है। अभी हमने बताया था इस क्वेश्चन में उदाहरण देकर के आपको कि कक्षा में 20 लोग हैं, हमने सभी से कहा कि आप प्रस्ताव दीजिए सार्वत्रिक समुच्चय का, तो हो सकता है कि 20 लोगों के आंसर अलग अलग हों। अब कक्षा में 20 के बजाय 100 बच्चे बैठे होते हैं, तो हो सकता था ना कि 100 बच्चों के प्रस्ताव अलग अलग हों। 1000 बच्चे बैठते तो हो सकता है ना कि अलग अलग प्रस्ताव हों। यही परीक्षा किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाए जिसमें लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं, तो सब हो सकता है अलग अलग जवाब दें। तो कहने का मतलब यह है कि कितने प्रस्तावित सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएंगे, हम गिन नहीं सकते भाई। अरे जितने लोग बनते जाएंगे, अरे एक ही व्यक्ति 4 समुच्चय प्रस्तावित कर सकता है, सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित कर सकता है। तो इसलिए दिए गए समुच्चयों के लिए प्रस्तावित सार्वत्रिक समुच्चयों की संख्या अपरिमित रूप से अनंत होती है, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। बस केवल हमें अगर कहा जाए, हमसे किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि प्रस्तावित कीजिए, तो प्रस्तावित करने में आपको ट्रिक क्या है, लिखने की ट्रिक यह है कि जितने भी अवयव यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी को आप एक साथ लिख दीजिए, बस आपको प्रस्तावित सार्वत्रिक समुच्चय, और ज्यादा कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं। जितने यहाँ चर्चा में सम्मिलित समुच्चय हैं उनके सभी अवयवों को एक साथ लिख दीजिए आप, बस आपका प्रस्तावित सार्वत्रिक समुच्चय तैयार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय दोनों चीजों पर चर्चा की है। अब आप लोगों का कार्य यह है कि अपनी आप बुक से इसको एक बार अवश्य रीड करें। अगर किसी को कहीं समस्या आती है तो ग्रुप में कमेंट के द्वारा पूछें अपनी बात को। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी सॉल्व करें। अगर नहीं समझ में आता है, कोई समस्या होती है तो उसको भी आप अपना पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर कहीं कहीं बातें थोड़ा सा कठिन है। एक ही बार कहीं समुच्चय आता है, कहीं उप समुच्चय आ जाता है। अब हम उप समुच्चय का नाम ले रहे हैं, किसी को उप समुच्चय यदि नहीं आ रहा है तो फिर जाहिर सी बात उसको एक पूरी बात समझ में, तो मतलब इस वीडियो को उसको देखने से पहले आप इसके पूरा पीछे के जितने भी वीडियो हैं वो देखने भी पड़ेंगे, समझने भी पड़ेंगे। मतलब क्रमशः पढ़ाई चलेगी आपकी। ऐसा नहीं कि आप अचानक से शुरू कर दे, चलो अच्छा ये वाला टॉपिक पढ़ लिया जाए। तो अगर वो टॉपिक आप अचानक से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पूरा टॉपिक्स जो है एक एक करके सीरियल वाइज पढ़ने भी पड़ेंगे, और जब एक टॉपिक तैयार हो जाए, आपके माइंड में स्टेब्लिश हो जाए, तब आपको दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में